इस भीड़-भाड़ वाले जीवन में कब क्या हो जाए ये किसे पता है। ऐसे में अगर हमारे पास हमारी कीमती चीजों का इंश्योरेंस सही तरीके से हो तो ये हमारे लिए एक बैकअप हेल्प के रूप में काम कर सकता है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये ऐलान किया था कि सरकार LIC की अपनी 100% की हिस्सेदारी को कम करना चाहती है। इस हिस्सेदारी को कम करने के लिए सरकार IPO का रास्ता अपनाने जा रही है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इंश्योरेंस है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि LIC क्या है, ये भारत में कैसे आया, इसका इतिहास क्या है और अगर LIC का IPO आता है तो इसका भारत पे, इसके पॉलिसी होल्डर्स पे क्या असर पड़ेगा। इंश्योरेंस का मतलब होता है जोखिम से सुरक्षा। आसान भाषा में समझे तो बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी एक बीमा कंपनी किसी व्यक्ति के नुकसान, दुर्घटना, बीमारी या फिर मृत्यु में मुआवजे की गारंटी देता है। बीमा भविष्य में होने वाले किसी भी दुर्घटना से लड़ने का एक प्रभावी हथियार है। अगर कोई भी बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। आइए चलते हैं और अब हम जानते हैं कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। जनरली बीमा 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बीमा, एक जीवन बीमा। साधारण बीमा में आप घर, पशु, गाड़ी, फसल या फिर किसी भी तरह के बीमारी का बीमा कर सकते हैं। लेकिन जो जीवन बीमा होती है उसमें आप किसी भी जिंदगी का बीमा कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर जीवन बीमा है क्या। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो कि किसी के जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। जीवन बीमा पॉलिसी एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली फीस लेती है और इसके रूप में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हम आपको बता देते हैं कि ये जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली फीस है इसे प्रीमियम कहा जाता है। इस व्यवस्था के आधार पर पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु होने पर या यदि पॉलिसी मैच्योर होती है तो कुछ समय के बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर उस व्यक्ति को या उसके परिवार को इकट्ठा राशि का भुगतान करता है। अब हम आपको बताते हैं कि पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कैसे आप अपनी राशि को पा सकते हैं। जैसे ही आपकी जीवन बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आप उसके पाने के कानूनन हकदार हो जाते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी होने पर आपको क्लेम तभी मिलेगा जब पॉलिसी एक्टिव हो और सभी प्रीमियम चुकाए जा चुके हों और पॉलिसी धारक जिंदा हो। जैसे ही मैच्योरिटी का समय नजदीक आता है तो बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की तारीख से 1 महीने पहले बीमा कंपनी ग्राहक को पॉलिसी डिस्चार्ज फॉर्म भेज देती है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस फॉर्म में पेपर वर्क से जुड़े सभी जरूरतों के निर्देश शामिल होते हैं। इस फॉर्म को पॉलिसी धारक द्वारा पूरी तरह से भरा होना चाहिए। इसमें आपके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इसके अलावा 2 अन्य गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदन के लिए 5 डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है जिसमें ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ID प्रूफ की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, बैंक की आवश्यक जानकारी और कैंसल चेक, बैंक डिटेल के साथ एक बैंक मैंडेट फॉर्म भी शामिल है। अब हमने बीमा और पॉलिसी की इतनी बातें कर ली तो हमारा ये जानना भी तो जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो आइए चलते हैं और जानते हैं बीमा का संक्षिप्त इतिहास। जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप के साथ 1818 दशक में इंग्लैंड से भारत आई। उस समय 245 इंश्योरेंस कंपनियां थी जिसमें फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी और इंडियन इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल थी। इंश्योरेंस कंपनी गलत तरीके से काम कर रही थी। जो पॉलिसी होल्डर्स थे उनका पैसा सेफ नहीं था। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी
कलकत्ता में यूरोपियंस के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी की नींव 1817 में मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी के नाम से रखी गई थी, जिसने भारतीयों का बीमा भी समान दर पे करना शुरू किया। आपको बता दें कि 1912 से पहले भारत में बीमा व्यापार के लिए कोई भी कानून नहीं बना था। 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट पारित हुए। 1956 में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो 245 कंपनियां थी उनका टेकन ओवर कर लिया था। भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। उस समय एक लॉ बनाया गया था जो था LIC एक्ट 1956, जिसके तहत ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का गठन किया गया, क्योंकि उस समय इसका गठन सरकार द्वारा हुआ था और सरकार ने इसमें अपने रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पर जो हिस्सेदारी थी वो पूरी की पूरी सरकार की थी। LIC के गठन के समय सरकार ने कहा था कि वो सोवरेन गारंटी देगा, यानी कि LIC के जो भी पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनका पैसा नहीं डूबेगा। LIC का उद्देश्य जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना था, खास तौर पर गांव में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर उपलब्ध करवाई जा सके। आपको बता दें कि LIC का बिजनेस अब इतना फैल चुका है कि LIC के पास अभी 32 लाख करोड़ की एसेट्स, 12 लाख से ज्यादा एजेंट्स, 1.11 लाख एम्प्लॉइज हैं। इसी के साथ LIC के पास 29 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस भी है। आपको हम यहाँ बता दें कि LIC 3.1 लाख करोड़ का प्रीमियम हर साल अपने पॉलिसी होल्डर से इकट्ठा करती है। आइए चलते हैं और जानते हैं LIC के IPO के बारे में। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन अपने बिजनेस की कुछ शेयर को आम जनता को देता है। यहाँ पे शेयर देने का मतलब होता है कि अपने बिजनेस की कुछ परसेंट की हिस्सेदारी को आम जनता को देना। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर जनरल पब्लिक को अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देती है तो उन्हें यहाँ पर क्या फायदा होता है। तो अगर कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक को अपने बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी देती है तो उसके बदले में आम जनता उन्हें पैसे देती है, जिसे फंड्स कहा जाता है। चूंकि LIC का गठन सरकार द्वारा हुआ था तो यहाँ पे LIC की 100% शेयर सरकार के पास है। फिलहाल सरकार को अपने देश के डेवलपमेंट और राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए पैसे की जरूरत है। सरकार को सबसे ज्यादा पैसा टैक्स की मदद से मिलता है, लेकिन GST लाने के बाद जितना उन्होंने टैक्स का अनुमान लगाया था उतना टैक्स सरकार को नहीं मिल पाया है। फिलहाल बजट के हिसाब से सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार 2 इंश्योरेंस बैंकों, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक इंश्योरेंस कंपनी समेत कई पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार की योजना LIC में हिस्सेदारी बेचकर इसे शेयर बाजार में लिस्ट कराने की है। यहाँ पर सरकार ने सोचा है, क्योंकि उनके पास LIC के 100% शेयर की हिस्सेदारी है, तो अगर वो 10% शेयर भी पब्लिक को सेल कर देते हैं तो उनके पास लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर LIC का IPO आएगा भी तो हो सकता है कि सरकार IPO में अपना 5 से 10% LIC का शेयर लगाए। अब बात आती है कि IPO आने पर LIC पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले पूरी 100% हिस्सेदारी सरकार का था। LIC का जो भी फायदा होता था उसका 95% हिस्सा LIC के पॉलिसी होल्डर्स को मिलता था, बाकी का लगभग 5% हिस्सा सरकार को मिलता था। अब जब LIC IPO लेकर आएगी तो उसे जनरल पब्लिक को बताना होगा कि उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कितना रिटर्न मिला है, उनकी वैल्यू कितनी है और उनकी एसेट्स कितनी है। जब वो सारी डिटेल्स ट्रांसपेरेंट होगी तो सरकार की जो LIC पे मनमानी है वो कम हो जाएगी।
आईपीओ आने के बाद आम जनता को ऑप्शन मिल सकता है, अब वो चाहे तो एलआईसी की पॉलिसी भी कर सकते हैं, और जो लोग एलआईसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एलआईसी की शेयर भी खरीद सकते हैं। शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के बाद माना जा रहा है कि अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका फायदा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को जरूर होगा। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को आईपीओ आने पर 10% स्टेक मिल सकता है, यानी 10% हिस्सेदारी उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। एलआईसी का आईपीओ कोई भी खरीद सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। यह देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो एलआईसी का आईपीओ होने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। हालांकि इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि सरकार एलआईसी का कितना % शेयर आईपीओ में लेकर आने वाली है, क्योंकि एलआईसी की सबसे पहले वैल्यूएशन की जाएगी और जब इसका वैल्यूएशन हो जाएगा तब सरकार डिसाइड करेगी कि वो एलआईसी का कितना % शेयर सेल करने वाली है। खैर, अब जो भी हो, सरकार का ये क्या निर्णय होगा ये तो अब एलआईसी के आईपीओ आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी एलआईसी का तो टैगलाइन ही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।